आज की शाम मेरे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट जो कि एक कॉम्पोजर हैं, एक सॉन्ग राइटर हैं। उनके 25 गाने अभी तक रिलीज हो चुके हैं अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि जी म्यूजिक, यूनिवर्सल, टी सीरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। और उन्होंने जो वो बनाते हैं उसमें आप आज खुद ही देखेंगे कि उनके जो गानों का फील है वो कौन-सा होता है। मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। लेकिन आज हम उनसे गाने भी गवाएँगे और कुछ गपशप भी करेंगे। तो अभी से लेके आधे घंटे तक या 40 मिनट तक जस्ट स्टे ट्यून्ड। और आपकी कोई फरमाइश हो ऋषभ से तो ज़रूर आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। So without any further delay, I would like to invite Rishabh Srivastav. Hi Rishabh, how are Hi, you? Kritik. Hi. Thank you first of all for such a nice introduction. Ki, you know, and I'm glad that we are having this conversation because otherwise मैं इतना कभी live आता नहीं हूँ और मेरे श्रोता मुझे सुनते नहीं हैं. They only hear me when I'm singing or when my songs come out as a composer. So I'm really happy that Right. this is happening. तो आज आपके श्रोता आपको देखेंगे भी, आपको सुनेंगे भी और हो सकेगा तो आपसे इंटरैक्ट भी करेंगे थ्रू चैट्स। ओके? तो जितने भी ऋषभ जी के फैन्स हैं और फॉलोअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि उन्होंने कौन-कौन से गाने गाए हैं। आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। वैसे तो हम कुछ गाने कवर करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपकी कुछ फरमाइशें हैं तो ज़रूर आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए। सो ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी तो आप खैर लखनऊ में बैठे हैं एंड Yes. राइट नाउ यू आर देयर विद योर पेरेंट्स एंड योर सिस्टर इज आल्सो देयर। वैसे आप मुंबई में रहते हैं, राइट? Yes, I came to Bombay in the year 2011. तो मैं 2011 से मैं बॉम्बे में ही हूँ. And because of all this lockdown और कुछ उतना वहाँ पे meetings हो नहीं रही थी, so I thought I would rather come back to Lucknow and stay with my parents. But then अभी on 22nd only, अभी December में ही I have to go back to Bombay. So I'm ओके, quite excited about going back to Bombay again. And ओके। yeah, तो आप अभी नवाबों के शहर में और अभी मैं राम की नगरी अयोध्या में हूँ। तो हालाँकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी जगहों के बीच में, लेकिन फिर exactly. भी आई एम ग्लैड दैट वी आर हैविंग दिस इंटरैक्शन ऑनलाइन। और चाहे आप बॉम्बे में हो, लखनऊ में हो या फिर इंडिया छोड़कर कहीं और चले जाएँ, फिर भी हम ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ऋषभ, आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आपको एक कंपोज़र बनना है? क्या बचपन से आप यही सोचते थे कि आपको सॉन्ग राइटर बनना है या कंपोज़र बनना है? Composer. आपको गानों में रुचि कब से आई? कैसे आई? Well, music was always there in the family. Like मेरी mom खुद एक बहुत अच्छी classical singer हैं. मतलब not at a professional level, but then and then मेरे dad, he also loves to listen to music and he can compose also little bit. तो वो घर में हमेशा से एक वो माहौल था ही. And जितना मुझे याद है, like जब मैं बहुत छोटा था, like I was just 3 years old or four years old. तो जो जो मेरे ग्रैंडपा हैं, वो दिन भर अपने पुराने गाने सुनते थे एंड मैं उनके साथ बैठा रहता था, तो मैं भी वही सब पाकीज़ा, नूरजहाँ, ये वो सारे गाने मैं तभी से मैं सुनता आया हूँ। तो डेफ़िनेटली एक ये तो था ही कि मेरे घर वालों ने देखा कि इतनी छोटी उम्र में भी मतलब आई हैव सो मच इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, तो उन्होंने मुझे हमेशा से ही इसमें बढ़ावा दिया एंड I think I was only 5 years old when my formal training had begun, like my proper piano lessons had begun. So, and my first guru, well, of course, my mom was there. So, what I can really say is कि music was there in the family, in the house. राइट। और आपका नाम भी जैसा है ऋषभ, और सारेगामा में रे से ऋषभ होता है, ये मैंने आपसे ही सुना था। Exactly. तो Yes. Yes. आई थिंक ये भी उसका उसका कहीं न कहीं उसका सिग्निफिकेंस है, जो जो भी I आप think कर रहे हैं। I think मेरे मॉम डैड का प्लान था ही कि इसे कंपोजर बनाना ही और और क्या बोलते हैं, लकी बात ये थी कि मुझको म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था ही ऑटोमेटिकली, सो आई कैन जस्टिफाई दिस नेम ऋषभ बिकॉज वेल हमारे ऑडियंस को पता नहीं होगा, बट जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक होता है उसमें सा सड़ज रेज ऋषभ गैस गंधार म मध्यम, तो आई एम नेम्ड आफ्टर दिस नोट ओनली, ऋषभ. वाओ! वाओ! तो ऋषभ, यू आर रियली लकी एंड प्रिविलेज्ड टू बी बोर्न इन सच अ फैमिली कि एग्जैक्टली. आपको कोई किसी तरह की रेजिस्टेंसेस फेस नहीं करनी पड़ी। वरना आम तौर पर फैमिलीज में क्या होता है कि बच्चा अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है तो पहली एक रेजिस्टेंस आ जाता है कि इट्स अ वेरी अनस्टेबल फील्ड, और 100 में से एक लोग बनते हैं, कोई शिखर पर पहुंचते हैं, एंड इट्स अ वेरी इनसिक्योर फील्ड एज वेल। तो आपको तो कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा पड़ा होगा, आई सपोज।
मुझको तो बस ये याद है कि जब मैं जब 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 12th करने के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम्स थे, तो मेरे पापा को लगा कि ये क्यों पढ़ाई कर रहा है इतनी, एंड ही आस्क्ड मी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये इंजीनियर बनना है कि तुम्हें म्यूजिक लेना है, बिकॉज दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो यू जस्ट पिक वन, यू जस्ट चूज वन। तो मेरे लिए था अच्छा ऐसा है क्या, ओके म्यूजिक। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स पढ़ाई से मेरा फिर नाता कट गया था। बट हाँ वाह। ये था कि क्या बोलते हैं, अब क्योंकि मेरे सभी दोस्त तब तब तैयारी कर रहे थे बीटेक की एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो आई वाज आल्सो डूइंग दैट। लेकिन well, I'm very lucky that I have such parents who are who always wanted me to do music. राइट, मुझे थ्री इडियट्स याद आ रहा है कि उसमें मतलब जनरली पेरेंट्स मतलब अपोज करते हैं क्रिएटिव फील्ड्स में जाने के लिए, और आपके फादर ने बिल्कुल ही ऑपोजिट बोला, मतलब एंड इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट दे बिलीव इन एंड व्हाट दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट। Exactly. तो ऋषभ, आपने बीटेक तो किया नहीं, फिर आपने किया क्या आफ्टर 12th? मैंने डिस्टेंस लर्निंग से मैंने बीए कर लिया था, इंग्लिश ऑनर्स, मतलब वो जस्ट फॉर सेक ऑफ अ डिग्री, तो मतलब ऐसे ही। पर मेरा वही मेरा टोटल इंटरेस्ट ये था, मतलब म्यूजिक ही परसू करना था। एंड देन कंपोज मैं करता आया हूँ 2006 से। ओके। तो एंड देन कुछ मेरी ऐसी कॉम्पोजिशंस मैंने ऐसी बना भी ली थी कि घर वालों को भी विश्वास था कि ये मतलब ही इज ऑन द राइट ट्रैक, एंड इवन आई वाज वेरी कंटेंट कि हाँ मतलब कि कुछ मतलब ऐसी लेवल की कॉम्पोजिशन मेरी बनने लग गई थी। तो इनफैक्ट 2007 में मैंने एक गाना कंपोज किया था इल्तिजा, जो कि 2011 में एक फिल्म में आ गया था, जो कि विक्रम भट्ट सर ने मुझे ब्रेक दिया था, बट देन वो गाना 2007 में ही मैंने बना दिया था। सो आई वाज आई थिंक 22 years old, तो थिंग्स वर गोइंग राइट फॉर मी, एंड यस। और अभी उस बात को हुए कितना समय हो गया? उस बात को बताया तो आप कर लो कैलकुलेट। तो 2011 में 2011 से लेकर 2007 से। ओके, ग्रेट। तो ऋषभ, क्योंकि आप इल्तिजा की बात कर ही रहे हैं, तो 2-3 लाइंस गुनगुना दीजिए इल्तिजा की हमारे व्यूअर्स के लिए, और उसके बाद हम गपशप को और आगे बढ़ाएंगे। श्योर, डेफिनेटली। तुमको जो देखूं मैं पलकें बिछाऊं, राहों में तेरी ये दुनिया सजाऊं, तुमसे ही मिलके उमंगें जगी है, हर पल महका है, हाँ तू वही है, हर लम्हा चाहता हूँ, दुनिया से मांगता हूँ, सुन ले मेरी ये इल्तिजा, मेरी राहों के सहारे वो पल जो संग गुजारे, बाहों में मेरी आ भी जा। So yes, this was a little bit of iltija for you and for everyone. श्योर, लेकिन इल्तिजा के पीछे की कहानी क्या थी? आपने जब बनाया था 2007 में, तो क्या सोच के बनाया था? ओके, 2007 आप मेरा पास्ट। 2007 में बेसिकली जस्ट फॉर द लव ऑफ म्यूजिक, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि आई वाज गोइंग थ्रू एनी हार्ट ब्रेक और एनी लव अफेयर वाज हैपनिंग, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने ऐसी हाँ इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस सॉन्ग वाज कि ये लिखा भी मैंने खुद ही है। राइट। सो आपने मतलब 3 in 1 आप हो गए, सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, सब आप ही ने कर दिया है। हाँ, फॉर दिस सॉन्ग यस, दिस इज हाउ इट हैपेंड। एंड प्लस बैक देन जब मैं उस वक्त कंपोज करता था, तब मेरे पास कोई वो लिरिसिस्ट था नहीं, मतलब लिरिसिस्ट से मेरी कोई ऐसी कोई दोस्तियां थी भी नहीं,
तो लिरिसिस्ट तो मुझे 2014 में ही मिला है बॉम्बे में, लाडो, जिसके साथ मेरे काफी सारे गाने आ चुके हैं, विच यू ऑल नो। राइट। तो क्योंकि आप गाने बनाने के प्रोसेस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि पहले आप धुन और जो वर्ड्स हैं वो सभी आप कंपोज कर लिया करते थे। तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और वो मेरा भी रहा है क्योंकि मैं भी लिखती रहती हूँ, पोएम्स भी और गाने भी ट्राई करती रहती हूँ। तो आपके मन में, क्योंकि आप कंपोजर हैं, तो ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि पहले आपके मन में धुन आती होगी और उसके बाद शायद से शब्द उसको फॉलो करते होंगे। वन सेकंड, हाँ हाँ, सॉरी। या फिर पहले वर्ड्स आ जाते हैं और उसके बाद आप उस पे धुन बनाते हैं, या फिर कोई और तीसरा तरीका है? हर एक तरीके हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। कभी कभी होता है कि दिमाग में कुछ एक वो धुन आ गई है, एंड उसी को मैं बिल्ड कर करके आई गिव इट फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 लाइनें ऐसे दिमाग में कुछ आ गई एंड उस पे मैंने कुछ कंपोज करके आई हैव फाउंड दैट फाउंडेशन बेसिकली। और या मतलब there is no fixed pattern or any fixed rule। गाने मतलब कैसे भी बन जाते हैं। You just need to be inspired maybe, that's all I can say। Right. Because I saw on your Facebook profile that you have written you eat, breathe, sleep music. वो तो कुछ वो पता नहीं मैंने कब लिखा होगा, तो but शायद yes आप इसी that इंस्पिरेशन is। की बात कर रहे हैं कि जब 24 घंटे आपकी नसों में केवल म्यूजिक ही म्यूजिक दौड़ता रहेगा, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे। तो ऋषभ, आपने लाडो की बात करी और मैं जानती हूँ कि लाडो सुवालका जो कि एक लिरिसिस्ट हैं, उनके साथ आपने काफी काम किया, काफी सारे गाने बनाए जो कि जी म्यूजिक के पेज पर रिलीज हुए, के चैनल पर रिलीज हुए, और काफी सारे गाने उसमें से, मतलब ऑलमोस्ट ऑल सॉन्ग्स आर देयर ऑन यूट्यूब राइट नाउ। सम हैव क्रॉस्ड 8 मिलियन व्यूज एज वेल, 8 मिलियन, 7 मिलियन, और मिलियंस में ही मतलब व्यूज उसके जाते हैं, व्हिच इज लाइक कमेंडेबल। तो एक गाना जो मतलब जिसके सबसे ज्यादा व्यूज गए अभी तक, खुदा करे, जो आपने 4 साल पहले बनाया था और यासिर जसाई ने इसे गाया था। इसमें से कुछ कुछ लाइंस जो मुझे बहुत पसंद आई, वो मतलब अगेन एक सॉन्ग जो होता है वो धुन और शब्द दोनों से मिलके बना होता है, तो और मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ उसके शब्दों से। तो 2 लाइंस जो मुझे बहुत पसंद आई, और शायद आप वो गुनगुना भी सकते हैं बाद में, कि इश्क के दरिया का कोई किनारा नहीं होता, तुझे सोचे बिना मेरा सवेरा नहीं होता। सवेरा नहीं होता, राइट। तो रिटन वेरी ब्यूटीफुली अगेन बाय लाडो। लेकिन मैं अभी आपसे और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सुनना चाहेंगे इस प्यारे से गाने को जिसका नाम है खुदा करे, और फिर हम इसकी स्टोरी भी आपसे जानेंगे। ओके, स्टोरी मैं पहले हल्की सी बता अच्छा, देता पहले हूँ बता। कि ये गाना 2016 में रिलीज हुआ था, बट कंपोज हुआ था 2014 में। And this was, I think, the first song which I actually played to Anurag sir of Z Music Company, and also this was the first ever song जो मैंने और लाडो ने साथ में कंपोज किया था। तो I think मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, उसके बाद audience will enjoy the back story of the song। One second। इश्क के दरिया का कोई किनारा नहीं होता, तुझे सोचे बिना मेरा सवेरा नहीं होता। खुदा करे प्यार तेरा बस मुझको मिले, सजदा करे दिल ये मेरा संग तेरा बस मुझको मिले। दिल का सुकून है जुड़ा, उसके बिन ना हो सकूं अब मैं पूरा। ओ नज़रे करम तो तू कर दे कभी, बिन उसके तन्हा है चाहते सभी।
कभी अंधेरा नहीं होता, तुझे सोचे बिना मेरा सवेरा नहीं होता। खुदा करे प्यार तेरा बस मुझको मिले। Oh, I wish. Wow, 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 wow. Thank you. Even I enjoyed singing my own song a lot. Huh? I'm saying even I enjoyed singing my own song a lot. Of course you would be. तो खुदा करे प्यार तेरा केवल मुझको मिले। खैर ये आपने लिखा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं। I will tell you. हाँ, ये लाइन मेरी है। हुआ ये ये आपकी था। लाइन है? हाँ, ओके। मतलब हुआ ये था कि लाडो जब मुझे मिलने आया था, तो उसने कुछ लिरिक्स मुझे दिखाई थी, which was the मुखड़ा of the song. कि जब तू साथ नहीं होता, ये दिल मेरे पास नहीं होता, क्यों बिन तेरे जीने का एहसास नहीं होता, which is the मुखड़ा। तो ये आई थिंक मुखड़ा मेरे इस पे कुछ मेरी धुन बननी शुरू हो गई थी। ओके, तो मैंने लाडो को कहा था कि तुम जरा यहाँ पे वेट करो, लेट मी जस्ट सेट माय प्लेस एंड देन आई विल कॉल यू, फिर तुम अंदर आना एंड देन वी विल जैम ऑन द सॉन्ग। तो व्हाइल आई वाज जस्ट क्लीनिंग माय रूम, तो ये जो लाइन है ना, खुदा करे प्यार तेरा बस मुझको, तो ये लाइन, लिरिक्स और इसकी धुन वो ऑटोमेटिकली मेरे जहन में पता नहीं कैसे आ गई। मतलब इट वाज ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट आई हैड रेड। तो एंड यू वोंट बिलीव, तो ये गाना, दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड इन 5 मिनट्स। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था, ये अपने आप बनता गया एंड सो वी थॉट कि वाओ, मतलब कि मैंने मेरा पहला गाना था विद दिस लिरिसिस्ट, एंड आई थॉट कि नहीं, कुछ तो बात है, वी शुड कंपोज मोर एंड मोर सॉन्ग्स। एंड वेल टचवुड, अब अभी तक हमने वी मस्ट हैव मेड मोर देन 200 songs. Oh, Yes. wow. So maybe in the next episode we should invite Lado and you together. Oh yes, really definitely. Jam together online. Yeah. Right? Because आपकी केमिस्ट्री कहते हैं कि एक गाना तभी बनता है जब एक कंपोजर और एक लिरिसिस्ट की मैरिज होती है, मतलब नॉट लिटरली बट स्टिल but इन द yes. आर्टिस्टिक फॉर्म, इन द एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, डेफिनेटली। क्योंकि आप शब्दों के बिना भी वो गाना अच्छा नहीं लगता और धुन के बिना भी नहीं अच्छा लगता है। पकड़ते हैं वो धुन को और कुछ लोग शब्दों पे जाते हैं, तो ये सबका अपना अपना भी होता है। सबका अपना अपना परसेप्शन है, but what I think is कि a song is nothing but poetry set into motion। मतलब कि yes. लिरिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं कुछ गाना कंपोज कर रहा हूँ, उसकी धुन भले मेरी बन गई हो, लेकिन जब तक मुझे उसमें बड़े अच्छे शब्द नहीं मिलते, मैं तब तक उस गाने को आगे नहीं बढ़ाता, इन द सेंस कि मैं उसका अंतरा बनाऊं या उसको मैं अरेंज करवाऊं। तो लिरिक्स हैव टू बी स्पॉट ऑन, बहुत अच्छे होने चाहिए, दैट्स ऑलवेज द थिंग। I mean, जान होते हैं गाने की। exactly. और ये मेरे से बेटर कोई रिलेट शायद ही कर, मतलब ऑब्वियसली लोग करते होंगे, लेकिन ये तो एक डायलॉग था बोलने के लिए कि मेरे से बेटर ज्यादा कोई रिलेट कर पाए इस चीज को। तो आपका एक और गाना जो मैंने सुना, ए जिंदगी, उसके लिरिक्स, क्योंकि यहाँ पे लिरिक्स की बात हो ही रही है, तो उसके लिरिक्स मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे। ओके, और ये गाया था आकांक्षा शर्मा ने, लिखा अगेन आपके लिरिसिस्ट आप काम करते रहे लाडो जी ने। और इसके भी करीब ओवर 7 मिलियन व्यूज गए थे, जी म्यूजिक ने ही इसे रिलीज किया था। एंड द वे शी हैज सung and the way you have composed, मतलब the song actually takes you deeper into the different journey realities of life। exactly। मतलब जैसे कि कोई जिंदगी से बात कर रहा हो कि मतलब रियली जैसे जिंदगी आपके सामने खड़ी और आप उससे बात कर रहे हो कि तुम कैसी हो, या टॉकिंग टू दैट जिंदगी। exactly। Again, that is another very beautiful song। I would also love to tell you कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, like ये गाना कैसे कंपोज हुआ था। What I also feel is, the bigger there is motivation, there is a bigger creation। कहने का मतलब ये था कि मुझे अनुराग सर ने एक बार कॉल किया था, हमारे कुछ शाम, नहीं, अनुराग बेदी जी ओके, काफी सारे अनुराग हैं। सो मुझे अनुराग बेदी जी ने एक बार फोन किया था शाम के वक्त,
एंड दे नीडेड अ सॉन्ग जिसका टाइटल ही हो ए जिंदगी, बिकॉज एक जिंग टीवी पे एक शो आता है जिसका नाम है ए जिंदगी, सो दे नीडेड लाइक अ थीम सॉन्ग। तो तो बस मुझे इतना ही ब्रीफ सर ने दिया था कि एक ए जिंदगी नाम का गाना उनको चाहिए था। तो उसी रात मैंने 3 अलग-अलग गाने बना दिए थे। मतलब आई वाज वर्किंग एट अ लाइटनिंग पेस। और ये ऐसा वो तभी होता है व्हेन देयर इज सच अ बिग मोटिवेशन। तो मैंने 3 राइट, गाने कंपोज किए थे और मैं सर से अगले ही दिन मिला था। ओके, मतलब ये 3 गाने मैंने रात भर में उसकी धुनें बना दी, फिर नेक्स्ट डे दोपहर में पूरा मैंने लाडो के साथ उसमें लिरिक्स ताकि सिर्फ मुखड़े ताकि मैं कुछ उनको प्ले कर पाऊँ। तो ऐसे 3 गाने मैंने तैयार किए थे एंड इवनिंग में मैं जब सर को मिला था, he liked this one, ए जिंदगी। And ओके, on that note, I will hum a little bit of श्योर श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज। कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ए जिंदगी। अपनी चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी। उलझन जो है तेरी मुझको तू बतला दे, वक्त बेईमान है ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। तो मैंने सर को इतना सुनाया था एंड आई गॉट द बेस्ट रिएक्शन आई कुड। मतलब सर ने कहा वाओ ऐसे करके कि क्या गाना है ये। मैंने कहा सर इतना अच्छा है ये। नहीं, सीरियसली बहुत अच्छा है। तो यस, एक्चुअली मुझे लग रहा था मैंने जो 3 बनाए थे उसमें जो एक गाना और था, मुझे लगा कि सर वो वाला लॉक करेंगे। वो वाला क्या था, एक मिनट ऐसे जरा मैं याद करके सुनाता हूँ। ना 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 ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। तो ये कुछ ऐसा एक रोमांटिक फ्लेवर का गाना था ये। राइट। लेकिन तो वो सर वाला जो आपका पहला वर्जन था, वो उसमें थोड़ी सैड वाली फीलिंग जरूर है, बट वो मतलब वो बहुत इट इज वेरी एप्ट विद it is, द it is, it is, it is, and it actually gives you that feeling कि हाँ, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसको बिल्कुल ही पर्सोनिफाई कर दिया गया है। एग्जैक्टली तो या। yeah, beautiful song again, and yeah, तो hats यस off. मैं इसमें ये भी कहूंगा कि अनुराग सर ने इस गाने को पहचाना, इन द सेंस कि मुझे ये गाना कुछ खास लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही गाना है एंड लाइक वो होता है ना कि आप एक गाना एकदम लास्ट में सुनाते हो कि चलो ठीक है फॉर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। तो मुझे लग रहा था कि ये इतना कोई खास है नहीं, बट ही सेड कि दिस इज द सॉन्ग एंड एक्चुअली दिस वाज द सॉन्ग जिसमें इतने कमेंट्स अभी तक आए हैं। मतलब सबसे ज्यादा आई थिंक यूट्यूब पे कमेंट मेरे इसी गाने पे आए हैं Yeah, yeah. एंड अभी भी I मैं think कभी I कभी had देखता read रहता हूँ। कि I'm remembering now because you're talking about comments that किसी ने ये भी लिखा है कि ये गाना सुनकर मैं रोने लगता हूँ, ये रोने लगती हूँ कुछ तो, because it has that feel definitely. तो और कहते हैं ना कि यही सब देख के बड़ा मतलब एक बीइंग एन आर्टिस्ट बड़ी मुझे खुशी होती है कि आई कुड डिलीवर समथिंग लाइक दैट। राइट, राइट, राइट। और कहते हैं ना कि मतलब हमारे जीवन में जो भी सारी चीजें होती हैं, हम उसको कहीं ना कहीं कुछ गानों से रिलेट करने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर उस फेज ऑफ लाइफ में हमें वो गाना एग्जैक्टली सुनने को मिल जाता है, सो इट जस्ट गिव द दिल को सुकून वाली चीज। राइट राइट। तो सो दिस ऋषभ, आप बहुत सारे लव सॉन्ग्स तो लिखते ही हैं, जो कि हम जान ही गए हैं, लेकिन आपने सूफी सॉन्ग्स में भी वेंचर किया है। और या और सूफी सॉन्ग्स मतलब लिखना हर किसी की बात नहीं होती है, और इट्स अ हायर डिमेंशन ऑल टुगेदर बिकॉज इट समवेयर कनेक्ट्स यू टू द अल्टीमेट रियलिटी,
जिसको हम ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, एक एनर्जी कह लें अपने आसपास व्हिच इज सस्टेनिंग अस, जो हमारे है, जो हमारे बाहर है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो उसपे जो एक गाना आपने बनाया था नैन मिला, जो कि शफकत अमानत अली जी ने गाया है, और अगेन उसको लिखा है लाडो सुवर्का जी ने ही, और जी ने ही इसे रिलीज भी किया 2 साल पहले। तो उसकी भी मतलब दो नहीं, मतलब मुझे कई लाइंस बहुत पसंद आ गई, जैसे कि उसमें लिखा था कि अब तो मुमकिन नहीं रहना उससे रहना जुदा, दे रही है तुझे रूह मेरी ज़दा, रूह को रूह से तू मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला, मैन मिला। ना मुझको तू दिन रैन जला। मतलब such a beautiful weaving of words together, and on the top of that you have also composed it really really well. तो ये गाना, इस गाने की कहानी क्या थी, कैसे ये गाना पिक्चर में आया, सीन में आया? ये गाना ऐसा था कि लाडो ने कुछ पहले से ही कुछ कुछ मुखड़े लिखे हुए थे, और वो मुझको ऐसे ही बस वो दिखा रहा था। एंड उसमें से लाइक क्या होता है कि कभी कभार कुछ गाने होते हैं वो एग्जैक्ट, देन यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन द लिरिक्स पार्ट। तो जो उसका मुखड़ा था वो पहले सबसे बना हुआ था कि बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला। 1 सेकेंड। तो तो ये जो कपलेट था, मैंने इसी पे वो पूरा मैंने इस पे वो धुन फिर कंपोज कर दी। एंड देन उसके बाद देन आई केप्ट कंपोजिंग, एंड देन वी वेंट टुवर्ड्स द स्टैंजा एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स हाउ वी अप्रोच्ड द सॉन्ग। लेकिन ये गाने की शुरुआत हुई थी इसी थॉट पे, इसी शेर पे, कपलेट पे रादर, कि बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला, बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला। तो गाने में क्या होता है कि अगर आपने इतना भी बना दिया है, मतलब आपका गाना लगभग बन चुका है, आपकी रेसिपी तैयार है, अब आप इसको बढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद देन आई हैड टू जस्ट नैन मिला, नैन मिला, उससे मेरे मौला है, यूं ना मुझको तू दिन रैन जला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला। दिल का आलम तो हो गया ऐसा, ना बता मैं सकूं, ना छुपा मैं सकूं, अब तो कटती है रातें आंखों में, ना ही सो मैं सकूं, ना ही जग मैं सकूं, हो गई है मोहब्बत मुझे गहरी, फासले कर फना करना तू देरी, बेपना चल रही है ये जान मेरी, दे तू मुझको वफा का सिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब वैसे तो उस पूरी वीडियो में ये फिल्माया गया है कि दो लोग मिल रहे हैं, दो लवर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसको हायर लेवल पे भी ले जाया जा सकता है, जहां पर आप अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हैं, और वो आपके बाहर के नैन आपके अंदर के नैनों से मिल रहे हैं। ऐसा भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्योंकि पोएट्री इज लेफ्ट अप टू द Yeah, रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन। तो exactly. बेशक आपने कहानियां तो बहुत सारी सुना दी गानों के पीछे, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो गाने हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, कि पर्सनल लाइफ में आपको कोई फेस चल रहा हो और तब आप वो गाने लिखते हैं, या फिर बस शब्द आ जाते हैं या फिर धुन बन जाती है, और फिर मतलब क्योंकि सारे गाने तो लाडो ने ही लिखे हैं मोस्टली, लेकिन Yeah, धुन mostly. की अगर मैं बात करूं, या फिर भी जो जो भी आपने गानों में थोड़ा बहुत लिखने में भी कंट्रीब्यूट किया, तो
How does that come? Is it related to your personal life also? It has to, because whatever we are creating is just a reflection of what we are feeling, correct? Yes. मैंने इतना इस पे वो ध्यान नहीं दिया कि इन व्हाट फेज आई वाज इन, कि मैंने ये गाना तब लिखा या ये गाना मैंने तब कंपोज किया. Songs just happen. We don't. I mean, I don't think so much कि ये, कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया. They just happen naturally. Right. Songs happen to you. जैसे सॉन्ग्स उतरते हैं या धुनें उतरती हैं हमारे थ्रू, लिरिक्स उतरते हैं हमारे, एंड दैट इज ट्रू आल्सो बिकॉज समवेयर वी Yeah. ऑल आर चैनल्स टू दैट क्रिएटिव एनर्जी, एंड उस क्रिएटिव एनर्जी को जिसके जैसे बहना है, जिसके थ्रू वो बह जाती है बस. Yes. I, ठीक है ऋषभ, इतने सारे गाने आपने सुना दिए हैं और हम आपसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन इसके पहले अगेन अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई रिक्वेस्ट है, कोई गाने की रिक्वेस्ट है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऋषभ उसे गाएंगे. ऋषभ, आपके फेवरेट कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अभी तक कौन-कौन से रहे हैं? In terms of old songs also और अभी न्यू भी? वेल पुराने गानों में तो मैं कभी-कभी फिर भी शंकर जयकिशन जी के गाने, नौशाद जी के गाने, आर डी बर्मन, आई मीन दे वर ऑल लेजेंड्स. मतलब किसी एक का नाम आप मिस नहीं कर सकते हो. बट ये सबसे ज्यादा क्लोज अगर मैं किसी के गानों से खुद को फील करता हूँ, दैट वुड बी आई थिंक शंकर जयकिशन. Okay. एंड नए में वेल देयर ऑल अमेजिंग कंपोजर्स हु आर आउट देयर. पर जैसे if I was to take a few names, maybe Shankar Ehsaan Loy ji का music, I always look forward to listening to those albums. Then हिमेश रेशमिया जब वो मतलब टॉप पे थे, अभी उनके गाने कुछ कम आते हैं, but he used to be a great inspiration also. Right. और Yeah. Lyricist में शैलेंद्र जी, and then माजूर सुल्तानपुरी, and नए में I love इरशाद कामिल जी's poetries, and then Right. जावेद अख्तर जी के भी गाने बड़े पसंद हैं, whatever he writes, अमिताभ भट्टाचार्य जी. So तो कोई गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो कि आपने कंपोज या लिखा ना हो, लेकिन आपके दिल के बहुत करीब हो और आप मतलब कि जी? आई विश कि वो मैंने कंपोज किया होता, ऐसा कोई गाना. एज इट आई जैसे मीन हम अभी तक आपके कंपोजिशन सुन रहे हैं, अब हम सुनना चाहते हैं कि कोई और कंपोजर या लिरिसिस्ट के जो आपके दिल के बहुत करीब हो गाना. ओके. Okay, then listen to this one. वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे. जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी. तुम कहीं भी रहो, तुम नजर आओगे. तो लाइक ये है आर डी बर्मन जी का गाना, एंड इसी कंटिन्यूइंग द सेम कॉर्ड्स एक गाना मुझे बहुत पसंद है, वो शंकर जयकिशन जी का है, एंड इट गोज लाइक दिस. तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता. मन के सुनहरे मंदिर में बिठाना चाहता, मन के सुनहरे मंदिर में बिठाना चाहता. यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा. तुम सबको छोड़ के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तुम
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि दोनों गाने मतलब का लिरिकली भाव कुछ सेम सा ही है। राइट राइट। ये दूसरा वाला मैंने सुना नहीं एक्चुअली, लेकिन दूसरा वाला गाना है फिल्म दिल एक मंदिर का। ओके ओके। और आपने, वैसे मैंने कहा नहीं था कि पुराने और नए में से, लेकिन मैं भी नेचुरली पुराने गानों की तरफ इंक्लाइंड होती हूँ, और इसका रीजन एकमात्र यही है कि उनके लिरिक्स उसकी में राइटिंग वजन होता था, एग्जैक्टली। राइटिंग में वजन होता था, जो कि आज बहुत ज्यादा मिसिंग है। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? वेल यस, राइटिंग भी मिसिंग है एंड आई आल्सो फील कि गाने भी कुछ कुछ कम भी आते हैं आजकल। लाइक पहले काफी गाने रिलीज होते थे, लाइक अभी भी होते हैं, बट फिल्मों में तो काफी कम अब आते हैं। एंड यस, द क्वालिटी हैज समवेयर गॉन डाउन। दैट्स तो इसका कोई रीजन स्पेसिफिकली, बिकॉज आप तो म्यूजिक इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, कि ऐसा क्यों होता जा रहा है, डाइल्यूट क्यों होता जा रहा है शब्द और कॉम्पोजिशन, या ओवरऑल जो उसकी फील, हम पुराने ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, तो न्यू इज गोल्ड क्यों नहीं बोलते हम? न्यू इज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड नहीं है इसलिए नहीं बोलते हैं। एंड आल्सो आई थिंक, आई मीन मे बी जब उस वक्त वो लोग गाने कंपोज करते थे तब जो जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होते थे, they would give lot of freedom to the composers and to the lyrics writers, and they would have a lot of faith in these composers. And अभी के टाइम में maybe somewhere maybe I feel कि producers उतना confidence नहीं दिखाते हैं composers में, and they are more happy with कोई पुराना गाना उसको remix कर दिया and उसके views आ गए 200 million 300 million and they are just happy with that. तो समवेयर आई थिंक जो भी जो भी प्रोड्यूसर्स हैं मे बी वो थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कंपोजर्स में एंड आल्सो लिरिक्स राइटर्स में, एंड दैट इज आल्सो डीमोटिवेटिंग इन द सेंस कि इससे नए गाने उभर नहीं पा रहे हैं, नया टैलेंट आगे नहीं आ पा रहा है। बट यस, आई फील द थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज एंड थिंग्स हैव टू चेंज। क्योंकि आपने ये नए टैलेंट की बात करी, आज बहुत सारे लोग, आप तो खैर बहुत ही लकी रहे कि आपके पेरेंट्स ने आपके करियर में कोई ऐसी बाधा या रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, बट कोई बच्चा है जो कि सोच रहा है कि उसको कंपोजर या लिरिसिस्ट बनना है, और वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है, थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? वेल आई वुड से कि जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आप आत्मनिर्भर बनिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपोजर हो और थोड़ा बहुत गाते भी हो, थोड़ी बहुत आप प्रोग्रामिंग सीखो, थोड़ा बहुत आप गाने को मिक्स करना भी सीखो, सो दैट यू आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट। तो आप बेसिकली तो आप और गाने आप अपने रिलीज कर पाओगे ऑन योर ओन चैनल्स और ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म्स। तो अभी तो हो भी यही रहा है पिछले कुछ सालों से। सब इंडिपेंडेंट सीन सा ज्यादा हो गया है कंपेयर टू हाउ इट यूज्ड टू बी बिफोर, कि मतलब फिल्मों से गाने फेमस हो रहे हैं, फिल्मों में ही हो रहे हैं फेमस। अब उसके अलावा भी अब एवेन्यूज खुल गए हैं। तो मेरा राइट कहना, मेरी मेरी एडवाइस यही होगी कि दैट पीपल शुड रिलीज मोर एंड मोर कंटेंट राइट। और अब तो एंड दे विल इंडिपेंडेंट म्यूजिक इम्प्रूव इतना बढ़ ग्रेजुअली। रहा है, राइट, और अभी तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना बढ़ रहा है, एंड यू बीइंग द बिगेस्ट एग्जांपल इन दिस कैटेगरी, कि जरूरी नहीं हम मूवीज पे डिपेंडेंट रहें, कि जब मूवी से हमें कोई मूवी अपॉर्चुनिटी। हाँ हाँ, मतलब उसी पे आप अभी रिलाय नहीं कर सकते कि सिर्फ राइट। जब फिल्म आएगी तभी आप यू नो यू विल गेट दैट स्टारडम और व्हाटएवर यू हैव वांटेड। तो और जो इनसिक्योरिटी रहती है मन में कि ये क्रिएटिव फील्ड है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कैसे बढ़े, वो जो डर होते हैं लोगों के मन में, और स्कोप क्या है, मतलब एक तो मतलब दिखता भी नहीं है कि, जैसे अगर कोई बच्चा बैठा है, या एक यूपी जैसे एक शहर में, और मुंबई उसने देखा भी नहीं है, और मुंबई में म्यूजिक इंडस्ट्री के इंटरनल चीजें उसे पता नहीं है, तो वो कैसे बढ़े, डर है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मैं यही बोल सकता हूँ कि you have to believe in what you are doing, and then a point comes कि जब आप create कर रहे हो and your heart agrees with it, आपको पता है somewhere कि this is really good, so just stick to that. You have to only stick to that. आप इतना distract ना होइए, आप जो भी अगर negative energies हैं आपके आसपास, आप उनसे दूर रहिए. Be with people who are giving you confidence, because ultimately it is that confidence only which you have to build within you, and that will take you forward. श्योर।
और इससे मेरे को खुद का एग्जाम्पल याद आता है, क्योंकि मैं हमेशा से ही मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी और उसके बाद मेरा सडनली इंटरेस्ट राइटिंग में और लिरिक्स राइटिंग में आ गया, और मैं मुंबई गई थी, और अभी लॉकडाउन के समय अगेन आई रिटर्न बैक। बट लिरिक्सिस्ट अगेन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शब्दों से मेरा ज्यादा रुझान की तरफ रहा है, और मैं हमेशा ही मतलब कभी कभी पोएट्री कॉन्सर्ट्स या सॉन्ग वाले इवेंट्स में जाती रहती थी, बट अगेन आई कुडंट गेट दैट वन क्लिक की अच्छा, किस पोएट्री बहुत सारी लिखी है लेकिन कॉम्पोजर्स मुझे राइट नहीं मिले शायद, या मैंने उतना ढूंढा नहीं प्रोबेबली, तो वो क्लिक कहीं हुआ नहीं। तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन। खैर वो रहना भी बहुत कम था, वो 5 महीने ही रहना था, मैंने बहुत सारा समय बिताया भी नहीं। तो अब आप सोचिए कि आपने सिर्फ 5 महीने की बात करी। अब लाडो फॉर एग्जाम्पल, वो बॉम्बे में 2009 से है, और उसके जो पहले गाने रिलीज हुए हैं वो 2016 में आए हैं, खुदा करे दैट सॉन्ग। तो उतना उसका स्ट्रगल था, बट देन उस स्ट्रगल में उसने काफी कुछ अपनी राइटिंग इम्प्रूव करी, एंड ही केप्ट मीटिंग पीपल। तो वो स्ट्रगल तो है, दैट यू कैन नॉट एस्केप, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल। राइट। और अभी ऑनलाइन का जमाना है, तो डिपेंड नहीं करता कि आप मुंबई में ही हैं। जैसे कि अभी हमने ही मिलके एक गाना बनाया था, जो कि जिसको आप अगर जो चाहें तो हमने अभी गुनगुना सकते हैं, या फिर अब बाद में भी गुनगुना सकते हैं। नहीं, अभी आपने बात छेड़ दी है तो वी हैव टू डू इट नाउ। तो एक ही गाना है जो मैंने और कृतिका हमने साथ में ही बनाया है। लाइक कृतिका ने इसमें लिरिक्स लिखा है एंड मैंने इसमें धुन कंपोज करी है। लेकिन आपने अगेन उसमें पहली लाइनें आप ही ने दी थी। नहीं, वो तो हमने फिर बदल दी। अच्छा, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, हाँ। राइट। तो मैं ये पूरा नहीं गाऊंगा, बिकॉज नहीं तो ऑल द सस्पेंस विल बी आउट। पुराना हो जाएगा। हाँ, तो मैं गाने का सिर्फ मुखड़ा थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। जिस्म जहां में तश्नगी सी, जिस्म जहां में तश्नगी सी, बिरह में भी है बंदगी सी, कुछ भी अब आए ना आए, कई सावन तुम आए ना आए, कई सावन तुम आए ना। आई थिंक मेरा गला जवाब दे चुका है। ओके। पानी पी लीजिए थोड़ा सा। और ये आए कई सावन तुम आए ना, ये ऋषभ ने मुझे लाइंस दी थी, और उसपे कुछ लिखा था मैंने, और आगे का जो भी गाना है वो जब भी प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आपके सामने आ ही जाएगा इवेंचुअली। Yes. So thank you so much, Rishabh, for giving me that opportunity to write something on the tunes, because I was always looking out for them. एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस गाने को इतना बखूबी लिखा है कि वैसे मैं व्यूअर्स को मैं ये बता सकता हूँ कि इसका वीडियो ऑलमोस्ट बन चुका है। सो लाइक वी विल लेट यू नो मोर अबाउट इट इन अनदर 15 days। तब तक कुछ इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या Sure. होने वाला। बट Looking यस, द forward. सॉन्ग इज रेडी। तो ऋषभ, वैसे मैंने देखा है आप जनरली लव सॉन्ग्स ही कंपोज करते हैं, इसके पीछे कोई कारण? इसके पीछे कारण ये है कि लोगों को ये सुनना भी है। और नहीं, उसके अलावा भी काफी गाने हैं मेरे, कुछ वो थीम बेस्ड गाने भी मेरे कंपोज मैंने किए हैं और वो रिलीज भी हुए हैं। एक गाना मैंने माँ पे बनाया था, जो कि आप सर्च कर सकते हो, जी पे आ भी चुका है वो गाना माँ। एक गाना मैंने एक गाना देशभक्ति गाना था, गाने का नाम है वतन की धड़कन, दैट यू कैन आल्सो सी। एक मैंने फिल्म बीच में करी थी, उसकी डायरेक्टर थी सीमा देसाई मैम। तो वो फिल्म में एक एक मोटिवेशनल गाना है, और फिल्म का नाम था पप्पू की पगडंडी। वो बच्चों की फिल्म थी। ओके। तो देयर इज दैट काइंड ऑफ म्यूजिक आल्सो देयर, तो नॉट ओके। जस्ट रोमांटिक। ओके।
तो ऋषभ, वैसे तो बहुत सारे गानों में आपने कॉम्पोजिशन ही दिया है, लेकिन ये गाना था इश्क से तू मुझे भिगोने लगी, कुछ इस तरह से इसके लिरिक्स थे। और आपने और समीरा कोप्पिकर जी ने मिलके ये डुएट गाना गाया था, जो कि अगेन जी पे ही रिलीज हुआ और इसके कुछ 3 मिलियन व्यूज समथिंग अभी तक हो चुके हैं। तो वुड यू वांट टू हम दैट सॉन्ग, Oh, sure, और यू वुड definitely. वांट टू टेल द स्टोरी फर्स्ट एंड देन हम? स्टोरी, इसकी क्या स्टोरी है? स्टोरी इसमें ये है, देखिए मुझे पता है, मैं जो गाने मैंने कंपोज किए हैं 150-200 गाने, मुझे सबका याद है कि मैंने तब मैं कहाँ पे था, मैं किसके साथ वो गाना कंपोज हुआ है। तो दीज आर दोज थिंग्स व्हिच ऑलवेज रिमेन विथ मी। लाइक ये वाला गाना है इश्क से तू, इट वाज कंपोज्ड इन बॉम्बे। फिर हम लोग गुजरात गए थे घूमने, तो इसका अंतरा मैंने वहां पे कंपोज किया था अहमदाबाद में, जो मुझे याद आ रहा है। फिर गिर फॉरेस्ट हम लोग गए थे घूमने, तो वहां पे कुछ और पार्ट इसका कंपोज हुआ था। एंड देन कुल मिला के फिर एक ही ऐसा गाना बना था। एंड वी कैन हियर लिटिल बिट ऑफ इट। श्योर। ओके। तेरी उल्फत का ऐसा असर है, तेरी ही और मेरी जाती नजर है, चेहरे से तेरे न हो रही हाँ नजरें, तेरे बिन कैसे जीऊं, बोले बिन कैसे कहूं, तेरा ही होके रहूं। इश्क से तू भिगोने लगी, दिल में बातें होने लगी, रातें मेरी खोने लगी, हाथ मेरी होने लगी। So yeah, एक्चुअली मुझे अभी याद आ रहा है कि ये मेरा पहला रिलीज है जी से। ओके खुदा करे बाद में आए हैं इसके। यस यस यस। ओके। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दिस सॉन्ग हैपेंड, बिकॉज़ इसकी वजह से मुझे This got released in 2016. 16 ओनली ना, लेकिन आई थिंक पहले हुआ था ये वैलेंटाइंस डे पे हुआ था रिलीज। यस आई रिमेम्बर नाउ। हाँ, February 12. हाँ उसी के आसपास का कुछ था। Yeah. एंड इस गाने से मुझे काफी नए मतलब फैंस मिले थे जो अभी भी हैं, विच आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर। बहुत सारे फैंस मुझे बांग्लादेश से मिले हैं, बांग्लादेश से एंड ऑल्सो अफ्रीका से, फॉर दिस Wow. सॉन्ग। Wow. या वहाँ वहाँ पे हिंदी समझ आती है लोगों को, अफ्रीका हाँ, में? मतलब इंडियंस जो है अफ्रीका पता में। नहीं, पता नहीं कैसे, बट देन 2-3 हैं अफ्रीकन जो कि इस गाने के थ्रू मतलब Wow. Like native Africans who can maybe may not understand the lyrics but the tune. यस यस यस। और मैंने मतलब कि कई 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 गाने होते भी हैं उसमें, आप कमेंट्स भी पढ़ो, लोगों के होते हैं कि आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द लिरिक्स इज, Hmm. बट आई लव द सॉन्ग। Exactly. And it सो all depends from person to person. या एग्जैक्टली, Yes. Yes. दैट्स द मैजिकल थिंग अबाउट म्यूजिक। श्योर श्योर। तो ऑडियंस को बता दूं कि ऋषभ यूट्यूब पर अपने ही नाम ऋषभ श्रीवास्तव से प्रेजेंट है, प्लस ही इज वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक, ऑन हिज फेसबुक पेज ऋषभ श्रीवास्तव, एंड ही इज देयर ऑन इंस्टाग्राम विद द हैंडल नेम एट ऋषभ म्यूजिक, और म्यूजिक का स्पेलिंग है MUZIK, राइट? नहीं नहीं नहीं, MUSIK। MUSIK। जो गाना बनाने वाला होता है उसके मन में शब्द पहले आ रहे होते हैं, अगर वो सिंगर सॉन्ग राइटर कंपोजर सब है, तो कभी शब्द पहले आ रहे होते हैं या कभी धुन पहले आ रही होती है या साथ में सारी चीजें चल रही होती हैं। एज ऋषभ आल्सो मेंशन कि म्यूजिक हैपेंस एंड इट जस्ट हैपेंस। ओके। और या फिर अगर कोई केवल लिरिक्स लिखता है जैसे मेरी तरह, तो मैं मोस्टली रिलेट करती हूँ शब्दों के साथ, और मुझे धुन चाहिए होती है सो दैट आई कैन राइट ऑन दोस ट्यून्स। और
कभी कभी उल्टा भी होता है कि आपको शब्द आ गए और कोई धुन उस पे किसी ने क्रिएट कर दी, कंपोजर ने धुन क्रिएट कर दी और लिरिसिस्ट ने उस पे शब्द लिख दिया। तो काफी सारे इसके परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं व्हाइल अ सॉन्ग इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो आज हमने उन सारी चीजों के बारे में समझा और सारी स्टोरीज सुनी जो भी ऋषभ के गाने आए हैं अभी तक जी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर स्पेसिफिकली। एंड दैट्स ऑल। तो इतना ही आज के सेशन में था।